तो दोस्तों आज हम करेंगे महाजनपद का रिवीजन। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट एग्ज़ाम बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मगध साम्राज्य पढ़ना जो बिहार में ये था। तो चलिए शुरू करते हैं। 6वीं शताब्दी पूर्व में जब भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ, तो उसके दौरान अनेक महाजनपद। इससे पहले प्रथम नगरीकरण कौन था? हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भी किस तरह का सिविलाइजेशन था? नगरीय सभ्यता थी ना। तो उसके बाद आर्य आए जो कि ग्रामीण सभ्यता फिर से की कहता है महाजनपद। वही आर्य धीरे धीरे बसे, उनके कबीले बड़े होते गए, ग्राम बने, जनपद बने, महाजनपद बने। तो ये दूसरी नगरीकरण प्रारंभ हो गया। ठीक है, जिस दौरान अनेक महाजनपद का निर्माण हुआ। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासन की राय को महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, कुछ जनपदों का वर्णन जो है उत्तर वैदिक काल से मिलता है, 600 ईस्वी पूर्व से। इसका जो टाइम पीरियड जो कब से कब तक माना जाता है? 600 ईस्वी पूर्व से 340 ईस्वी पूर्व तक। इसके प्रमुख भाषा संस्कृत एवं प्राकृत थी, और शासन व्यवस्था जो था वो गणराज्य राजतंत्र था, दोनों था। गणराज्य भी था और राजतंत्र भी था कुछ कुछ जगह। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रदेश या जनपद बोले थे कि लोहा का जो आविष्कार हो गया था, खोज हो गया था कह सकते, वो 1000 BC के आसपास हो गया था ना। लोहे के हथियार के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका मानने लगा, क्योंकि हथियार बनने लगे, खेती करने के लिए नए औजार बनने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक योजनाओं के इसके अतिरिक्त अनाज को भी एकत्रित करवा सकता था। ठीक है, और जो पहले लोग जन या कबीले में रहते थे, जिनकी निष्ठा जन या कबीले के प्रति थी, अब वो जनपद और महाजनपद के प्रति होने लगी। थोड़ा सा इसकी इकाई के बारे में जान। कबीला सबसे छोटी इकाई होती थी, फिर उससे बड़ी इकाई ग्राम होती थी, फिर ग्राम बन के जन बना, फिर जन बन के जनपद, फिर वही जनपद बहुत सारा जनपद मिल करके महाजनपद बन गया। और वर्तमान में मतलब उस समय कितनी थी? 16 महाजनपद थी। उत्तर प्रदेश में 8 है सबसे ज़्यादा, बिहार में 3 थी। कौन थी बिहार में? 3, एक मगध था। दक्षिण बिहार में 2 था, एक मगध था और एक अंग था। और उत्तर बिहार में बज्जिका थी। राजस्थान में 1 है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1 है। कौन सा है? अवंती वाला। दक्षिण भारत में 1 है, अश्मक। और भारत के बाहर 2 महाजनपद है, जो कि गांधार वाला था। ठीक है, और दूसरी कंबोज थी। अब इन्होंने बोला बौद्ध के अंगुत्तर निकाय तथा जैन के भगवती सूत्र, ये दोनों बुक हमने पहले भी पढ़ चुका है, बौद्ध और जैन के बारे में, वहाँ भी ये चीज़ आया था। ठीक है, उसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। यहाँ पर एक चार्ट है जो महाजनपद का है, 16 महाजनपद का है, और उसकी राजधानी कहाँ थी और उसके महत्वपूर्ण मतलब वो आधुनिक किन नामों से जानते हैं और कहाँ पर है। ठीक है, उसके अनुसार इसमें बिहार वाला कौन कौन है हमारा? एक अंग था, एक मगध था और एक बच्ची, ये तीनों बिहार के थे। ठीक है, आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। कंधार जो महाजनपद था वो पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, और विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है विश्व का? तक्षशिला है। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्तकाल के आसपास बना है, तो ये बात का है। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद थी जो गोदावरी नदी के तट पर था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो मल्ल महाजनपद जो था वो एक गणराज्य था, राज्यतंत्र नहीं था, गणराज्य था। और बज्जिका भी जो थी महाजनपद बिहार वाली, वो भी एक गणराज्य थी, बज्जी गणराज्य। बज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है, जिसमें 8 कुल का एक संघ था। ठीक है, 8 कुलों का संघ था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था मगध था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा, पूर्व में फल्गु जैसी नदियाँ इस महाजन को प्राकृतिक दुर्ग का डिफेंस का काम करती थी। राजस्थान में एकमात्र महाजनपद मत्स्य था। ठीक है, महाभारत तथा पुराणम चंपा का प्राचीन नाम जो है वो मलिनी के नाम से मिलता है, जो अभी का भागलपुर वाला क्षेत्र है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल में दिया है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। कौशल भी एक महाजनपद थी जो मल्ल के पश्चिम में थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कन्याकोब्ज, जिसको कन्नौज बोला जाता है, पंचाल राज के अंतर्गत आता था। ठीक है, अंक की पहली चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। अब थोड़ा मगध के बारे में जान लेते हैं, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, छोटा तो था लेकिन पाटलिपुत्रा से राजगढ़ तक फैला हुआ था। किंतु मगध का शासकों ने मगध की सीमा को बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक हिमालय तक फैला दिया था बाद में। इसका विस्तार उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी तक था। ये तो देख लिए। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। नाम कैसे याद रखेंगे? हसीन, माशुक, शाह। ठीक है, बाद में सातवाहन है, ऐसे हसीन माशुका इसको याद रख सकते हैं। हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कनव वंश, और बाद में ये सब खत्म हुआ तो सातवाहन वंश आया। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी वंश के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है हरियंक वंश है, 544 से 412 के आसपास रखते हैं इसका। ऐसे महाभारत और पुराण में ये जानकारी मिलती है मगध पर सबसे पहला जो था वो बृहद्रथ वंश का शासन था, जो महाभारत काल का है। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। जरासंध अपना साम्राज्य विस्तार पूरे भारत में करना चाहता था। पांडव और कृष्ण के विरोध में उसने अपना सफलता नहीं। भीम के आत्मल युद्ध में जरासंध मारा गया। ठीक है, उसके बाद मगध का शासक बना। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मन में कुलिक ने कर दिया, अपने पुत्र को शासक बना दिया। खटिया नामक सामंत ने कुलिक के पुत्र की हत्या कर दी, अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया, और यहाँ से ये बिंबिसार ही जो है हरियंक वंश का स्थापना होता है। ठीक है, और इससे पहले का जो ये चीज़ है
ये पुराणों में मिलता है और पुराणों को उतना ऑथेंटिक सोर्स लोग नहीं मानते हैं। इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य थोड़ा कम है, इसीलिए हर्यंक वंश को ऐतिहासिक वंश माना जाता है। ठीक है, पहला शासक बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं जो 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक रहा था। बिंबिसार थे ऐतिहासिक राजा, इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिर थी, गिरिव्रत जिसका पुराना नाम है। ठीक है, बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज किया। यह प्रथम राजा जिसमें प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। यह स्थायी सेना रखता था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बृहदत्त को हरा करके अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया, अंगराज को हरा दिया था। इसने 3 शादियाँ की थी ना, तो विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में इसमें क्षेत्र को, दहेज ही इंपॉर्टेंट है कि कौन पूछा जाता है कौन सा राजा दहेज के रूप में अपना साम्राज्य विस्तार किया था। तो बिंबिसार की पहली पत्नी माँ कौशल्या थी जो कौशल राज की थी। ठीक है, कौशल महाजनपद की। दूसरी जो प्रसेनजित की बहन थी, वही प्रसेनजित जिसके दोस्त बुद्ध के पिता थे। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था। काशी पर उस समय कौशल राज का शासन था। काशी भी एक महाजनपद था लेकिन उस समय कौशल राज का था, तो काशी को इसमें दहेज में मिला था। 1 लाख की वार्षिक आय आती थी। दूसरी पत्नी वैशाली की थी, चेतक की राजकुमारी चल्लना थी जिसे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। अजातशत्रु इसी का पुत्र था। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। ठीक है, मद्र नरेश। ठीक है, बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी जो वैशाली की गणिका थी। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चिल्लेना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। ठीक है, यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्म के समकालीन थे। बिंबिसार के पिता का नाम भटिया था। पुराणों में बिंबिसार को सैनिक कहा जाता है। ठीक है, इनके समय अवंती के राजा चंद्रप्रदूत थे जिनको एक बीमारी हो गई थी। इन्हें और जीवक को इन्होंने भेजा था। चंद्रप्रदूत स्वस्थ हो गए, उन्हें अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंगराज को जीतकर मगध साम्राज्य बन गया। ठीक है, इतना बड़ा। कौन कौन जीता गया? अंग आ गया है, काशी आ गया है, फिर अवंती आ गया। इसके अंदर बिंबिसार ही लाया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। उसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था किंतु सफल नहीं हुआ। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु 452 हत्या हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं अजातशत्रु के बारे में। ठीक है, 492 से लेकर के 460 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 32 साल का। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला या फिर जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसीलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। यह अपने मामा प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। प्रसेनजित मामा थे ना, प्रसेनजित की बहन से की कहता है बिंबिसार ने शादी किया था जो काशी इसको दहेज में मिला था, तो उसकी पुत्री वजीरा से ये प्रेम करने लगा। अब ये बोल सकते हैं कि ये वजीरा अपनी ममेरी बहन नहीं थी क्योंकि प्रसेनजित इसके मामा थे, लेकिन सौतेले बोल सकते हैं ना कि बिंबिसार की दूसरी जो पत्नी थी उसका ये बेटा था और प्रसेनजित की बहन बिंबिसार की पहली पत्नी थी। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। कब हुई है? 483 ईस्वी पूर्व, है ना। अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्णी गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगति हुई है। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। वैशाली को कौन मिलाया है? अजातशत्रु मगध में। इस युद्ध में उसने दोनों हथियार रथ, मसूल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। पूछा जाता है। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है। प्रारंभ में जैन तथा बाद में ये पहले जैन था, फिर बाद में बौद्ध धर्म को अपना गया। 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया। इसके 2 पुत्र उदयभद्र और उदयन थे। उदयन इसकी हत्या कर देता और खुद राजा बन जाता। उदयन भी पितृहंता बन गया। अब उदयन को देखते हैं। इसे राजधानी कुसुमपुर पुरुषपुर बनाया। ठीक है, यही कुसुमपुर पुरुषपुर आगे चल के पाटलिपुत्रा बना। इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्रा का पहला नींव किसने डाली है सबसे प्रथम रूप में? तो उदयन डाला है। ठीक है, किसके रूप में? कुसुमपुर या पुरुषपुर के रूप में। इनकी माता का नाम पद्मावती था। इसने अपने पिता की हत्या की। इसे भी पितृहंता कहा गया। इनका नाम उदय, उदयभद्र या चंपा का उपराजा था। यह भी चंपा का उपराजा था। पुराने एवं जैन ग्रंथ के अनुसार उदय ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक सर जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना नाम रख दिया। इसके पुत्र इसने अपनी राजधानी जैन चैत्य का निर्माण कराया। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू गोद करके उदयन का पुत्र नाम दशक एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में जो 412 ईस्वी से लेकर 344 ईस्वी तक रहा है। तो शिशुनाग वंश का पहला शासक शिशुनाग जो था 412 से 394 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, इसने अवंती और वत्सराज पर अधिकार कर उसे मगध में मिला लिया था। इंपॉर्टेंट है, अवंती पहले भी बाद में आया था, शासन में आ गया था ना। अवंती खुद को समर्पण कर दिया था उसके राजा चंद्रप्रदूत ने बिंबिसार, लेकिन जैसे ही अजातशत्रु आया तो उससे बैर हो गया। ठीक है, तो अवंती को फिर से किसने मिला लिया? तो शिशुनाग ने। और वत्सराज को भी मिला लिया। वत्स वही था जिसका राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। उसका रीजन कहाँ पड़ता है? तो प्रयागराज के आसपास। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटा करके वैशाली कर दी थी। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर के मालवा तक का क्षेत्र था। ठीक है, इस वंश का अगला शासक कालाशोक था। कालाशोक 394 से 366 ईस्वी तक रहता है। इसकी मृत्यु के पश्चात। ठीक है, और इसका वर्ण काकवर्ण है, इसलिए इसका नाम काला था। इसने वैशाली का स्थान पाटलिपुत्रा को पुनः अपना राजधानी लिया है, लेकिन इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति होती है तो वैशाली में ही होती है। ठीक है,
ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी और शेषनाग वंश के स्थान पर नंद वंश का स्थापना हो गया। अब चलते हैं नंद वंश की ओर। कब से कब तक रहा? 344 से 323, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड इसी का है, ठीक है। सबसे महाशक्तिशाली संस्थापक कौन है? महापद्मनंद है, जो जाति के शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्व क्षत्रांतक, क्षत्रियों का विनाश करने वाला की उपाधि धारण की। भार्गव भी बोला जाता है, जिसका अर्थ था दूसरा परशुराम का अवतार। जाति नाई थी, नापित थी, ठीक है। राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्मनंद को माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री हुइनसांग द्वारा की गई है, ठीक है। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के परम मित्र थे। इस वंश के शासनकाल में वर्ष रुचि वर कात्यायन जैसे विद्वान जन्म लिए, ठीक है। कात्यायन इस वंश के शासक ने एक राष्ट्र के विचार का धारा दिया और इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली बना। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन से मगध साम्राज्य में मगध जो है सबसे शक्तिशाली बना, तो इसके समय में सम्राट महापद्मनंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी के सीमा का बिंदु पर्वत से दक्षिण विजय पताका लहराई। कलिंग जीतकर एक रात का उपाधि और एक छत्र की उपाधि हासिल की। कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिलाया, ठीक है। इस वंश का द्वितीय शासक पांडुक था। इस वंश का अगला शासक घनानंद था, इंपोर्टेंट राजा है जिसके समय भारत पे आक्रमण हुआ है। ये बहुत ही क्रूर था, ठीक है। कलिंग में नहर निर्माण का कार्य करवाया था। इस वंश का सबसे लालची एवं धनसंग्रही घनानंद को ही माना जाता है और इसी के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण किया। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, ठीक है। सिकंदर भारत पर आक्रमण करते समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देखकर हौसला पस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसा महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में भलाई समझी। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था, अशांति फैल गई। प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त पूरे राज्य में अराजकता फैल गई। इसने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित करके निकाल दिया, जिसके कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से, ठीक है, उसको हटा करके घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना हो गई। हम मौर्य वंश को पढ़े उससे पहले मैं क्या पढ़ देख लेता हूँ कि मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें पहला आक्रमण फारसी वाला था। फिर कुछ कुछ को देख लेते तो फारसी आक्रमण के बारे में जानते हैं। मगध शक्तिशाली राज्य बन चुका था। अगल बगल के छोटे राज्य भारत में राजनीतिक स्थिरता लाते थे, किंतु भारत का पश्चिम, ठीक है, जो कमजोर शासक थे। मगध कुछ खुल को मिला लिया था, लेकिन पश्चिम उत्तर वाला जो पार्ट था वो थोड़ा कमजोर था, छोटे शासक थे, ठीक है। तो प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान फारस के हकमनी वंश, इंपॉर्टेंट है, जिनके संस्थापक कौन थे? साइरस द्वितीय। और इस वंश का शासक केरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा बना, ठीक है। गंधार और कम्बोज के शासक को हरा दिया इसने। भारत में फारसी शासन का विस्तार हो गया, ठीक है, लेकिन वही पश्चिम उत्तर वाला पार्ट में, ठीक है। दूसरा आक्रमण मकदूनिया या यूनानी आक्रमण कर सकते हैं, जिसमें की था सिकंदर था, ठीक है। ईरान के आक्रमण के बाद दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था, ठीक है। इनकी माता का नाम ओलंपिया था, इसलिए अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। सिकंदर का मूल नाम मेसोडोनिया था, ठीक है, मकदूनिया बोला। इसका जन्म मेसोडोनिया पेलम हुआ था, जो 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और पत्नी रुखसाना रक्साना थी। पिता फारसी शासक शाहदारा थे। इसके घोड़े का नाम वफे कराल, यूसे कराल या वफे, ठीक है, कैफला भी बोला जाता है। गुरु का नाम अरस्तु था, जो कि एक फिलोसफर थे, ठीक है। उसके नाम पर झेलम नदी का एक नगर भी बसाया था, झेलम नदी के तट पे। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, जिनको अफलातून कहा जाता है, और प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर के मार दिया गया था, ठीक है। सुकरात के शिष्य हो गए प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हो गए अरस्तु, अरस्तु के शिष्य हो गए ये अलेक्जेंडर द ग्रेट। भारत में सिकंदर का सबसे पहला साम्राज्य तक्षशिला के राजकुमार अम्बिक से हुआ। वहाँ के राजा अम्बिक ने अधीनता स्वीकार कर ली और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है। 328 ईस्वी सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया। पंजाब के राजा पूरश और सिकंदर के बीच झेलम नदी पर युद्ध हुआ। पूरस की अंततः हार हो जाती है, लेकिन उनकी वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रक्षोना ने पूरस की कलाई पर राखी बांधी, ठीक है। 326 ईस्वी पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम वितस्ता या हार्डिस्पीस का युद्ध कहते हैं, ठीक है। वितस्ता उस समय नाम था, हार्डिस्पीस वो लोग बोलते थे। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी पूर्व में अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। 327 ईस्वी पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु हो गई। सिकंदर का मकबरा कहाँ है? बेबीलोन में है। बेबीलोन का झुकता हुआ बगीचा 7 अजूबों में से एक है। हालांकि अभी कुछ दिखता नहीं, साक्ष्य सिर्फ मिला है, लेकिन अब ये है नहीं, तो ये चीज़ नकारा भी जा सकता है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ाई प्राप्त करना चाहता था, ठीक। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक कौन कौन थे? निर्याकस थे, सिक्लेटस थे और अस्टिपुलस थे। सिकंदर हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा वाला को पार करके भारत आया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी हाइफेनिया को पार करने से मना कर दिया था, ठीक है। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित की, लेकिन उसने ब्यास नदी का रौद्र रूप को देखकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। स्थल मार्ग से 325 सेना के साथ भारत लौट गया, ठीक है, भारत से वापस लौट गया। सिकंदर का थल सेनापति कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, सेल्यूकस निकेटर। और जबकि जल सेनापति कौन था? निर्याकस, वही निर्याकस जो लेखक भी था, ठीक है। सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था।
सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे होकर के लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल और बढ़ जाता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय यूनान के लोगों को विश्व के जितने जंगारी थे उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। सिकंदर पूरी दुनिया के 60% भाग को जीत लिया था। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कम्बोज जीत लिया था। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था। अब इसके आगे मौर्य वंश है, जो कि इसका नेक्स्ट चैप्टर है ना, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।